हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम NIOS बुक की समरी स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी फर्स्ट यूनिट है भारत में प्रारंभिक शिक्षा, एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। उसमें ब्लॉक फर्स्ट होगा भारत में प्रारंभिक शिक्षा एक सिंहावलोकन। इस इकाई में आप प्राचीन भारत के शैक्षिक पद्धतियों की संक्षिप्त समीक्षा कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त आप गुरु की परिवर्तनशील भूमिका और उत्तरदायित्व का अवलोकन भी कर सकेंगे। इसके आगे आप ब्रिटिश शासनकाल में गठित विभिन्न शिक्षा आयोगों तथा समितियों का पुनरीक्षण तथा मूल्यांकन कर सकेंगे तथा बता सकेंगे कि उनकी अनुशंसाओं ने भारतीय शिक्षा के विकास को किस भांति प्रभावित किया। आप विशेषकर स्वतंत्रता पूर्व में हुए प्रारंभिक शिक्षा के विकास का भी पता लगा सकेंगे। इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप इस योग्य हो जाएंगे कि प्राचीन भारत की शैक्षिक रीतियों की विवेचना कर सकेंगे तथा उनकी पहचान कर सकेंगे, जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी संगत लगती है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में गुरु की भूमिका तथा उसकी प्रतिष्ठा का मूल्यांकन कर सकेंगे। ऐतिहासिक कालों में शिक्षा के सम्मुख आए प्रवृत्तियों, मुद्दे तथा चुनौतियों को बता सकेंगे। उन ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण कर सकेंगे जिनके कारण प्रारंभिक शिक्षा वर्तमान रूप में आ सकी। विभिन्न आयोगों तथा समितियों की संस्तुतियों के प्रारंभिक शिक्षा पर हुए प्रभाव की विवेचना कर सकें। प्राचीन भारतीय शिक्षा एक संक्षिप्त सर्वेक्षण। 17वीं शताब्दी से पहले की आपको ऐसी कोई पुस्तक नहीं मिली होगी जिसमें प्राचीन भारतीयों के शैक्षिक सिद्धांत तथा पद्धतियाँ उपलब्ध हो। जबकि यह सत्य है कि इस प्रकार के सिद्धांत तथा पद्धतियाँ बहुत लंबे समय तक व्यवहार में रही है। सूत्रों और स्मृतियों जैसे धर्म ग्रंथों में माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के मुख्य लक्षणों की रूपरेखा अवश्य मिल सकती है, परंतु आपको कहीं भी प्राथमिक शिक्षा का अलग से विवरण नहीं मिलेगा। संभवतः प्राचीन काल में शिक्षा को स्व उत्थान की एक प्रक्रिया समझा जाता था जो जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती रहती थी। प्राथमिक अवस्था में यह जीवन जीने और दैनिक क्रियाकलाप संपादित करने की शिक्षा थी और अतः संभवतः इसे औपचारिक शिक्षा की एक अलग अवस्था नहीं माना गया। यह जीवन की तैयारी थी। आपको देश में वैसा साहित्य उपलब्ध हो सकता है जिसमें ज्ञान को व्यक्ति का तीसरा नेत्र समझा जाता है। यह कहा गया है कि जो जीवन के सभी मामलों को अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों की मान्यता रही है कि शिक्षा द्वारा विकसित अंतर्दृष्टि से बुद्धि संवर्धित होती है, जिसे एक शक्ति समझा जाता है तथा जिससे आपकी कार्यकुशलता बढ़ती है और जो आपको इस योग्य बनाती है कि आप प्रतिष्ठा, सम्मान और धन दौलत कमा सकते हैं। ऐसी मान्यता थी कि धन दौलत से न केवल हमें प्रसन्नता मिलती है, तो इससे हमारे धार्मिक, पारिवारिक तथा सामाजिक कर्तव्यों के निर्वाह में भी सहायता मिलती है। अंततोगत्वा इससे मुक्ति का मार्ग खुलता है। भर्तृहरि ने नीति शतक में कहा है कि शिक्षा के बिना हम पशु समान हैं। ऐसी धारणा रही है कि शिक्षा विभिन्न रूपों में व्यक्ति तथा समाज में परिवर्तन लाती है। ज्ञानम तृतीयम मनुजस्य नेत्रम शुभापित्तं संदोहो बुद्धिमर्ष्य बलम तस्य सा विद्या या विमुक्ते विद्या ददाति विनयम विनयाधाति पात्रताम पात्रत्वाद नमा प्रवृत्तिर्धनोर्ध तथा सुखम विद्या विहीन पशु। अर्थात जिसके पास विद्या नहीं है वो पशु के समान है। शिक्षा का शुभारंभ उपनयन संस्कार से होता है तथा लड़के और लड़की दोनों को शिक्षा का अधिकार था। इतिहास में विख्यात विदुषी महिलाओं जैसे गार्गी, अत्रेय, कौशल्या, तारा, द्रौपदी इत्यादि के उदाहरण मिलते हैं। निम्न स्तर की शिक्षा की दैनिक सांसारिक जीवन से संबंधित कार्यकलाप तथा सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं के लिए आयोजित की जाती थी, जिसका उद्देश्य अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पारिवारिक व्यवसायों के लिए तैयार करना था। उच्च शिक्षा के अंतर्गत व्याकरण, इतिहास, पौराणिक कथाएं, वेदों, तर्कशास्त्र, राजतंत्र, युद्ध कला या विज्ञान, ललित कला इत्यादि का गहन अध्ययन सम्मिलित था, जिनका अंतिम लक्ष्य आत्मानुभूति था। शिक्षा का उद्देश्य एक उन्नत जीवन के लिए अभ्यास के द्वारा प्रायोगिक क्रियाकलाप के लिए प्रशिक्षित करना था। जीवन की चारों अवस्थाओं ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम तथा संन्यासाश्रम में एक पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना सिखाया जाता था। एक विद्यार्थी को समझाया जाता था कि वह जाति की संस्कृति का संरक्षण तथा प्रकाश स्तंभ है। शिक्षा के पश्चात दीक्षांत भाषण के समय उसे बताया जाता था तथा आदेश दिया जाता था कि समाज के योग्य और स्वावलंबी
उत्पादक सदस्य के रूप में उसके कुछ सामाजिक दायित्व और कर्तव्य होते हैं जिनको जीवन में उतारना पड़ता है। अतः आध्यात्मिकता चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, नागरिक भावना, कुशलता को प्रोत्साहन, संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसारण शिक्षा के निश्चित लक्ष्य तथा उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों तथा व्रत, प्रार्थनाएं, त्योहारों को मनाना, नैतिक आचरण करना, मानसिक, वैचारिक तथा आदतों की शुद्धता, मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण, अपने से बड़ों, अपने समकक्ष तथा अपने से छोटों के प्रति शिष्टाचार था या व्यवहार संबंधी नियम, अध्यापन, अधिगम, व्यवहार इत्यादि निर्धारित किए जाते थे। 14 विधाओं, विद्वत्ता संबंधी विज्ञान तथा 64 कलाओं, कला संबंधित दैनिक जीवन, नित्य क्रिया संबंधी कार्य शिक्षा के अभिन्न अंग होते थे। अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को अपनी रुचि के विषय चुनने का अधिकार था। सादगी और आत्मसंयम विद्यार्थी जीवन का अंग था। आत्मविश्वास का विकास तथा आत्मसंयम के लिए अधिगम प्राचीन भारतीय शिक्षा के महत्वपूर्ण पक्ष थे। तर्कशास्त्र, दर्शन, कानून, साहित्य इत्यादि विषयों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों में विवेक, निर्णय तथा अन्य व्यक्तिगत संबंधी पक्ष भली भांति विकसित होते थे। किसी विद्वत्तापूर्ण वाद विवाद में किसी एक पक्ष का समर्थन करने से पूर्व उस मुद्दे के दोनों पक्षों को समझने के लिए विद्यार्थी को प्रशिक्षित किया जाता था। इस प्रक्रिया से व्यक्ति में लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहन मिलता था तथा व्यक्ति में तर्कन, परखता तथा दूसरों के प्रति सहानुभूति जैसे गुणों का विकास होता था। जो विद्यार्थी वेदों का अध्ययन करते थे उनके लिए शिक्षा स्मृति का यांत्रिक प्रशिक्षण था। उनसे अपेक्षा थी कि वे समझ, साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक धरोहर को कालांतर में मात्र स्मृति की सहायता से इनके शुद्ध रूप में परिरक्षित रखे तथा उन्हें अगली पीढ़ियों को स्थानांतरित करे। स्मृति का सहारा इसलिए लिया जाता था क्योंकि उस समय ज्ञान परिरक्षण के लिए कागज या प्रिंटिंग जैसे कोई साधन उपलब्ध नहीं थे। संक्षिप्त रूप से आप देखेंगे कि उस काल में शिक्षा को आत्म उन्नति या जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया समझा जाता था तथा विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक को सुव्यवस्थित तथा कर्मिक विकास का स्रोत समझा जाता था, जिससे वे एक लाभदायक नागरिक के रूप में जीवन यापन कर सके तथा वर्तमान तथा भविष्य में उन्नति कर सके। नेक्स्ट, प्राचीन काल में गुरु की अवधारणा क्या थी? प्राचीन भारत में शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली थी। एक निश्चित अध्ययन अवधि के लिए विद्यार्थी को गुरु के साथ रहना पड़ता था। गुरु का आश्रम एक प्रकार का बोर्डिंग विद्यालय होता था। प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वह निर्धन हो अथवा धनवान या किसी उच्च घराने से संबंध रखता हो, को एक साथ रहना पड़ता था। सभी के साथ एक जैसा पक्षपात रहित व्यवहार किया जाता था। आपको स्मरण होगा कि कृष्ण और सुदामा दोनों एक साथ गुरुकुल में रहते थे। गुरुकुल में शिक्षा निःशुल्क थी, परंतु गुरुकुल को चलाने के लिए सभी भिक्षा के रूप में मांगनी पड़ती थी, जिसमें उनमें विनम्रता तथा विद्यार्थी के रूप में उनकी सहायता करने के लिए समाज के प्रति कृतज्ञता जैसे गुणों का विकास होता था। इससे जाति, क्रम, परंपरा को कम करने में सहायता मिलती थी क्योंकि गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों को समान समझा जाता था। गुरु गुरुकुल का मुखिया होता था जो सभी विद्यार्थियों के लिए पिता समान, माता पिता या संरक्षक के समान व्यवहार करता था। वह विद्यार्थियों को उनसे बिना किसी अपेक्षा की शिक्षा प्रदान करता था। गुरु के लिए शुल्क लेना वर्जित या निषिद्ध था। विद्यादान उसकी दृष्टि में सर्वोत्तम दान समझा जाता था और ज्ञान के बेचने का विचार निंदनीय समझा जाता था। गुरुकुल चलाने के लिए राजाओं, लोकोपकारक तथा समाज के धनाढ्य वर्ग दान देते थे। गुरु दक्षिणा के फलस्वरूप भी कुछ सहायता मिल जाती थी, जो विद्यार्थी अपनी शिक्षा प्राप्ति के अंत में गुरुकुल छोड़ते समय गुरुकुल को अपनी श्रद्धा समान सहायता देते थे। इतना कुछ गुरुकुल चलाने के लिए पर्याप्त समझा जाता था क्योंकि गुरुकुल में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति संयम तथा तप का जीवन व्यतीत करता था तथा उन्हें धन संग्रहण की अनुमति नहीं थी। गुरु के रूप में केवल उसी व्यक्ति की पहचान नियुक्ति का आधार होता था जो वास्तव में एक विद्वान, एक उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति समझा जाता था। जैसे आप जानते हैं, भारत में बहुत पुरानी गुरु शिष्य परंपरा रही है। गुरु को उसकी स्वार्थ रहित सेवा के लिए समाज में उसे ऊंचा स्थान दिया जाता था और यहाँ तक कि राजा भी गुरु का सम्मान करते थे। गुरु को माता पिता से भी बढ़कर माना जाता था तथा एक गुरु का दर्जा देवताओं से भी बढ़कर था। इसलिए वेदों में कहा गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु को हृदय, मस्तिष्क, हाथ, आध्यात्मिकता
ज्ञान तथा विद्वत्ता के अच्छे गुणों का प्रतीक समझा जाता था। एक सही गुरु अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक एक विद्यार्थी होता था। यह हमारे आज के लाइफ लॉन्ग लर्नर टीचर की अवधारणा के अनुरूप है। उसे गाइड द साइड नो सेज ऑन द स्टेज समझा जाता था, अर्थात वह एक साथी के समान मार्गदर्शक था, न कि मंच पर विराजमान महात्मा। उस समय के गुरु अपने आप में एक संपूर्ण संस्था के समान होते थे, जो अपनी विद्वत्ता तथा बलिदान के लिए जाने जाते थे। भारत में ऐसे गुरु के प्रति सारी दुनिया के विद्यार्थी आकर्षित होते थे। मॉनिटर प्रणाली वास्तव में प्राचीन भारतीय शिक्षा का ही योगदान है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ विद्यार्थी, जो या तो गुरु पुत्र होते अथवा कोई योग्य वरिष्ठ विद्यार्थी, छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। बाद में मनु काल में जब चातुर्वर्ण्य ने एक सामाजिक व्यवस्था का रूप ले लिया, तो कोई भी ब्राह्मण पुत्र गुरु बनाया जाने लगा, चाहे वह विद्वान था अथवा नहीं। पिता अपने पुत्र को एक अध्यापक के रूप में प्रशिक्षित करने लगा और इस प्रकार अध्यापन माध्य ब्राह्मणों का पारिवारिक व्यवसाय बनकर रह गया। नेक्स्ट, गुरु की भूमिका तथा उसके दायित्व। प्राचीन भारत में गुरु को विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं संपादित करनी होती थी। वह एक विद्यार्थियों के लिए माता पिता की, अध्यापक की, एक विद्वान की, एक धर्म प्रचारक की तथा एक मित्र, एक दार्शनिक तथा एक पर की भूमिका निभाता था। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को व्यक्तिगत रूप से देखभाल करता था। यह देखना गुरु का ही कर्तव्य था कि विद्यार्थी विकास कर रहा है और गुरु तथा स्वयं की संतुष्टि से प्रगति कर रहा है। अध्यापक और शिष्य में पिता और पुत्र की तरह अत्यंत गहन या आंतरिक संबंध होता था। में भली भांति व्याख्या की गई है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है निकट बैठना। ध्येता अध्यापक के चरणों में बैठकर विद्यार्जन करता था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मोनियर विलियम द्वारा रचित शब्दकोश के अनुसार उपनिषद का अर्थ है परमात्मा के ज्ञान को प्रकटित या उद्घाटित कर अंधकार को दूर भगा देना है। कठोपनिषद तथा बृहदारण्यक उपनिषद पर शंकराचार्य की व्याख्या के अनुसार उपनिषद की विषय वस्तु आत्मविद्या है, अर्थात आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान। अध्यापन विधि गुरु और शिष्य के बीच मौखिक संवाद के रूप में थी। इसके अतिरिक्त व्याख्यान, प्रवचन, वाद विवाद तथा विवेचना, सस्वर पठन तथा पुनरावृत्ति विद्यार्थियों की दैनिक नित्य क्रिया के अंग थे। मूल्यांकन सतत तथा व्यापक रूप से होता था, जिसे गुरु संचालित करता था। औपचारिक रूप से कोई परीक्षा नहीं होती थी, कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते थे। केवल दीक्षांत समारोह के समय गुरु यह घोषणा करता था कि अमुक विद्यार्थी ने अनुबद्ध अध्ययन की पूर्ति के पश्चात स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली है। गुरु उस अर्हता प्राप्त विद्यार्थी को एक विद्वत मंडली के सम्मुख प्रस्तुत करता था, जो उससे प्रश्न पूछ सकते थे अथवा विद्यार्थी को वाद विवाद के लिए कहा जाता था, ताकि वह अपनी योग्यता सिद्ध कर सके। इसमें प्राप्त सफलता के पश्चात विद्यार्थी विषय विशेष में अपने पांडित्य के लिए जाना जाता था और उसे एक विद्वान व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया जाता था। अध्ययन काल में विद्यार्थी की स्वायत्तता को सम्मान दिया जाता था। विद्यार्थी अपना गुरु तथा विषय चुनने में स्वतंत्र था, यद्यपि यह गुरु का विशेषाधिकार माना जाता था कि वह किस विद्यार्थी विशेष को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करे या नहीं। आप देख सकते हैं कि बौद्ध काल में मठ और मंदिरों में उच्च शिक्षा केंद्रों के रूप में शैक्षिक संस्थाओं को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। सम्राट अशोक के शासनकाल में हिंदुओं गुरुकुलों के प्रतिपक्ष या पूरक के रूप में इन स्थानों को विशाल प्रतिष्ठानों के रूप में विकसित किया गया। ये आवासीय विश्वविद्यालय बन गए, जहाँ अध्यापकों, गुरुओं और विद्यार्थियों के समूह ज्ञान की खोज में साथ साथ रहते तथा काम करते थे। वे अपने आप को ज्ञान के सृजन, संरक्षण तथा प्रसारण में व्यस्त रखते थे, जो आज के विश्वविद्यालयों के 3 प्रकारों अध्यापन, शोध तथा प्रसारण के समान है। गुरुकुल में प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से होते थे। ये परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी और उच्च शिक्षा के जाने माने केंद्र तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, नाडिया, कांची, बनारस इत्यादि स्थानों पर आयोजित की जाती थी। इन केंद्रों पर पूरे भारत से तथा विदेशों से भी विद्यार्थी आते थे। गुरुकुलों की यह विशेषता रही है कि इनमें शिक्षा व्यक्तिगत आधार पर दी जाती थी, एक संस्था के रूप में नहीं। पाठशालाओं की भांति मध्यकालीन भारत में इस्लामी शिक्षा देने के लिए मस्जिदों में निम्न स्तर की शिक्षा के लिए मकतब
तथा उच्च प्राथमिक के लिए मदरसे स्थापित किए गए। यह इस्लामी शिक्षा जो कि पवित्र कुरान का भाग होता था मुसलमान बच्चों को मुल्लाओं तथा मौलवियों द्वारा दी जाती थी। यह व्यवस्था उस समय तक चलती रही जब तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जिसने बहुत सारे प्रदेशों पर नियंत्रक सत्ता के रूप में अपने आप को स्थापित किया। वर्तमान व्यावसायिक अध्यापक शिक्षा। यदि आप आज एक व्यावसायिक अध्यापक बनना चाहते हैं तो विभिन्न कौशल गुणों को सीखना पड़ेगा, उसमें प्रवीणता प्राप्त करनी पड़ेगी, उन्हें आत्मसात करना होगा और दूसरे व्यक्तियों के साथ अपनी अन्योन्य क्रिया में निर्देशित करना होगा। ये कुछ निम्नलिखित है। प्रभावनीय तथा सकारात्मक रूप से सोचें तथा दूसरों को भी सकारात्मक बनने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। अभिव्यक्तिशील, दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान और प्रभावी संप्रेषण को प्रोत्साहित कीजिए। एक अच्छा श्रोता, विद्यार्थियों की बातों को सम्मानानुभूतिपूर्वक सुनिए। विश्वसनीय, दूसरों के साथ कार्य करने में आपका व्यवहार ईमानदार, खुला तथा प्रामाणिक होना चाहिए। प्रीतिकर व्यवहार, दूसरों के साथ नकारात्मक तथा पारस्परिक कार्य संबंध स्थापित कीजिए तथा उन्हें जारी रखें। व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया तथा लगाव के द्वारा विश्वास के वातावरण का निर्माण कीजिए। व्यवस्थित, संगठित, योजनाबद्ध तथा क्रमबद्ध तरीके से कार्य करें। आत्मविश्वासी तथा संतुलित तथा बच्चों को सकारात्मक आत्मसंप्रति विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। अभिप्रेरणात्मक, उच्च मानकों तथा अपेक्षाओं को संजीव, उत्साहित, रचनात्मक क्रियाकलापों की दृष्टि से संवेदनशील, दूसरों को ध्यान रखने वाला, परानुभूतिशील और भावनात्मक स्तर पर अन्य व्यक्तियों के अनुक्रिया करने में सक्षम। नम्य, दूसरों की सहायतार्थ अपनी योजनाओं और दिशाओं को बदलने में सक्षम। मूल्य आधारित, मानव की योग्यता तथा सम्मान पर केंद्रित करने वाला, समुदाय के मूल्यों के प्रति संवेदनशील, जो सदैव ज्ञान की खोज में तत्पर हो। सृजनात्मक, बहुमुखी, नवाचारी तथा नए विचारों के प्रति प्रभावनीय। सहनशील, सदैव वस्तुगत तथा न्यायोचित रहने का प्रयास करने वाला, प्रतिबद्ध विद्यार्थियों तथा अपने व्यवसाय के प्रति। एक सावर्तिक, अध्यापक को घमंडी हुए बिना आत्मविश्वासी होना चाहिए। समूह के साथ अन्योन्य क्रिया में व्यावसायिक मानक व्यवहार की आवश्यकता होती है, जिसमें विनम्रता, दृढ़ता तथा न्यायसंगतता होनी चाहिए। सावर्तिकता के लिए उपयुक्त तैयारी भी एक अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। जब आप कक्षा में प्रवेश करें तो आपके पास सभी अपेक्षित सामग्री तथा पाठ योजना तैयार होनी चाहिए। यदि आप पूर्ण तैयारी से कक्षा में नहीं जाते तो इससे बुरा और कुछ नहीं होता। एक अध्यापक की विशेषता है उसकी भूमिकाएं तथा दायित्व। परिवर्तनशील समाज, आप देखते हैं कि आज सूचना तथा प्रौद्योगिकी की दखल के कारण वैश्विक समाज में विस्मयकारी परिवर्तन हो रहे हैं। आईसीटी हमारे जीवन के लगभग सभी पक्षों को प्रभावित करती है। वर्तमान संदर्भ में हम कुछ दशकों में एक नई सामाजिक व्यवस्था उभर कर आ रही है। इन परिवर्तनों का कोई पहले उदाहरण नहीं देखा गया। प्रौद्योगिकी विकास या प्रगति इतनी तीव्रता से हो रही है कि यह कल्पना करना संभव नहीं कि अगले 100 वर्षों के पश्चात हमारा जीवन कैसा होगा, परंतु अगले 10 या 20 वर्षों में जीवन कैसा होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। हम कल के कैसे समाज की कल्पना कर रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन के कारण शिक्षा के संप्रत्यात्मक ढांचे तथा प्रयोजन में कौन से परिवर्तन आ रहे हैं। अध्यापन विद्या कैसे बदल रही है। क्या आज की शिक्षा कल के संदर्भ में संगत होगी भी या नहीं। आज के इस परिवर्तित समाज को एक तात्कालिक क्रिया योजना की आवश्यकता है ताकि शिक्षा नई सामाजिक संरचना तथा इस अप्रत्याशित अभूतपूर्व आवश्यकताओं से मेल खा सके। संयोजित तथा ज्ञान आधारित समाज। मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर जैसे चमत्कारी उपकरणों से हम क्या क्या कर सकते हैं। विश्वसनीय सा लगता है। एक और जहाँ से अनुप्रयोग संख्या में बढ़ते जा रहे हैं और प्रतिदिन नए नए क्षेत्रों तक फैलते जा रहे हैं। दूसरी ओर वे इतने सस्ते हो रहे हैं कि समाज के दलित तथा शोषित वर्ग भी उनका प्रयोग अपने दैनिक जीवन की क्रियाओं में कर रहे हैं। भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या में करोड़ों व्यक्ति मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, इंटरनेट तथा कंप्यूटर पर सोशल नेटवर्क से जुड़ चुके हैं और संख्या घातीय रूप से बढ़ रही है। जो आंकड़ा निम्नवत है। 7 अक्टूबर 2011 को TRAI की वेबसाइट से प्राप्त सांख्यिकी दर्शाती है कि भारत में इस समय इंटरनेट के उपभोक्ता प्रयुक्ता 100 मिलियन से भी अधिक है, जिनमें 40 मिलियन प्रयुक्ता मोबाइल फ़ोन के माध्यम से
इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। जून 2011 के अंत तक भारत में 851.70 मिलियन ग्राहक उपभोक्ता मोबाइल फ़ोन के थे। 855.99 मिलियन के पास टेलीफोन कनेक्शन थे। प्रति पास मोबाइल फ़ोन उपभोक्ताओं की संख्या 11.41 मिलियन बढ़ जाती है। जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में हर चीज़ महंगी होती जा रही है, एकमात्र वस्तु जो सस्ती है वह है ICT, जबकि इससे उपलब्धता, उपयोगिता, गुणवत्ता, समर्थता तथा सामाजिक प्रभाविता में प्रतिक्षण सुधार हो रहा है। तथापि इंटरनेट के साथ कंप्यूटर की अधिगम प्रक्रिया में साझेदारी तथा मुख्य योगदान की गति अत्यंत धीमी है। जब सारा विश्व इंटरनेट से जुड़ चुका है, हम अभी भी असंबद्ध रूप से या वियोजित रूप से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। चाहे वह विषय की विषय वस्तु हो, हम समग्र रूप से जीवन के साथ इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ICT के शैक्षिक प्रक्रिया में अनुप्रयोग। आज की शैक्षिक प्रक्रिया भी ICT अनुप्रयोगों से प्रभावित हो रही है। हम देख सकते हैं कि ICT का उपयोग पाठ्यचर्या विकास में, अध्यापन शैलियों में, अधिगम प्रक्रिया में, मूल्यांकन तथा मूल्य निर्धारण में, ऑनलाइन परीक्षा, ऑन डिमांड परीक्षा व पाठ्यचर्या कार्य संपादन और अधिगम प्रक्रिया जैसे सहयोगात्मक कार्य करने में, अध्यापन और विकास व अध्ययन मुक्त शिक्षा संस्थान ऑनलाइन अधिगम के रूप में काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुए हैं। आज के अध्यापक को उन मुद्दों से जो नई अधिगम प्रक्रिया तथा नवीन अधिगम पर्यावरण से जुड़े संबद्ध होना होगा। उन्हें यह मालूम करना होगा कि अधिगम का सरलीकरण कैसे किया जा सकता है तथा परिवर्तन दर को कैसे त्वरित किया जा सकता है। इस संबंध में आज के विद्यार्थियों को अगले 50 वर्षों तक सक्रिय जीवन जीना पड़ेगा। उन्हें नई क्षमताओं तथा कौशलों की आवश्यकता पड़ेगी ताकि वे वैश्विक समाज के कुशल तथा उत्पादक नागरिक बन सके। सामाजिक परिवर्तन एक उपकरण के रूप में शिक्षा को बढ़ते समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा। आज के इस ज्ञान आधारित समाज में शिक्षा एक विषय वस्तु आधारित, अध्यापक केंद्रित, त्रि-आर-की साक्षरता नहीं है, अपितु यह एक अध्येता केंद्रित, कार्य आधारित, कंप्यूटर साक्षरता तथा योग्यता है जो अधिगम का सरलीकरण करती है। मात्र अपनी संस्कृति के मूल्य जिसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वैश्विक मूल्यों को भी समझना और सीखना है। पाठ्यचर्यात्मक कार्यकलाप की मात्र परंपरागत कक्षा जिसमें अध्यापक अध्येता आमने सामने अंतःक्रिया करते हैं तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसके अंतर्गत स्व अधिगम तथा विभाजित कक्षा भी आती है। आज हमारा जीवन दर्शन भी आदर्शवाद से प्रयोजनवाद की ओर परिवर्तित होता जा रहा है। जीवन का फोकस व्यक्तिगत विकास अर्थात मुक्ति से सामाजिक उपयोगिता तथा राष्ट्रीय विकास के साथ व्यक्तिगत विकास तथा समृद्धि की ओर स्थानांतरित हो गया है। ऐसे सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रिया में नई आवश्यकताएं उभर कर आ गई है, नए सरोकारों का जन्म हुआ है, नए संदर्भ विकसित हो गए हैं तथा नई समस्याएं तथा उनके नए समाधान उभर कर आए हैं। नई प्रकार की नौकरियां पैदा हुई है तथा नई सेवाएं प्रदान की जा रही है जिनके लिए व्यक्तियों के लिए नई योग्यता तथा कौशलों की आवश्यकता पड़ती है ताकि अधिकतम रूप से कार्य संपादन किया जा सके। इसके लिए परंपरागत रूप का अध्यापन अधिगम पर्याप्त नहीं है, अपितु स्व अधिगम तथा समूह सहयोगात्मक कार्य पद्धति की आवश्यकता है। ऐसे अधिगम की जिसकी सहायता मेंटर करे, प्रौद्योगिकी जिसे सहारा दे तथा सब लोग साथ साथ। अध्येता की स्वायत्ता शैक्षणिक प्रक्रिया इस प्रकार से परिवर्तित हो रही है जिसमें अध्येता की स्वायत्ता का सम्मान व अध्येता को सर्वोच्च माना जाता है, जिसके पास अपनी अधिगम कार्य चुनौतियां चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। नई अधिगम प्रक्रिया जैसे स्व अध्ययन, सहयोगात्मक सहकारी अधिगम, ई लर्निंग, बोथा ब्लेंडेड लर्निंग, समूह अधिगम कार्य करना, विकसित होना, L3 अध्यापकों अध्येताओं का समूह, सोशल नेटवर्किंग जैसे ब्लॉग, फेसबुक, ट्विटर, वेब पेजेस इत्यादि सम्मिलित है का विचारों, अनुभव, विचार विमर्श और अधिगम की भागीदारी के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ज्ञान के सृजन तथा भागीदारी में परंपरागत शैक्षणिक विधियों की तुलना में OER का विकास और उपयोग, पाठ्यचर्या विकास और संचालन के लिए नई तकनीकें तथा प्रौद्योगिकी, रचनात्मक शैक्षणिक विधि जैसी नई शिक्षण विधि अधिक प्रभावी सिद्ध हो रही है। विकासशील समाज में अध्यापक की भूमिका प्रौद्योगिकी चुनौतियों के फलस्वरूप अध्यापक के लिए नई भूमिका सर्जित हुई है। लॉरी लोर्ड्स करुसेशन मॉडल में अध्यापक के लिए 4 प्रकार की भूमिकाओं का जिक्र है। उदाहरणार्थ अध्यापक के तर्कमूलक विधि, अनुकूली विधि, अन्योन्य क्रियात्मक विधि तथा विमर्शक विधि। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अध्यापक की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया गया है।
जिसका विवरण अगली इकाई में दिया गया है। आज के नए विषय में बहुत सारी ऐसी भूमिकाएं हैं जिनके संपादन की अपेक्षा अध्यापक से है। कुछ विशिष्ट भूमिकाओं में निम्नलिखित सम्मिलित है। ई कल्चर का विकासक तथा पोषक, नेटवर्कर तथा परिवर्तनकर्ता, अधिगमकर्ता तथा सुसाध्यक, अधिगम संसाधन विकासक, टेक्नो पैडागोगी, मूल्यांकनकर्ता, क्रियात्मक शोधकर्ता, व्यवहार विज्ञानी, पाठ्यचर्या विकल्पक तथा कार्य संपादक, शैक्षिक प्रणाली विकल्पक। परंतु प्रश्न यह है कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ऐसे अध्यापकों का निर्माण होता है? प्राचीन काल के गुरु तथा आधुनिक अध्यापक के मध्य बहुत सी समानताएं देखी जा सकती है, परंतु परिस्थितियां एकदम से भिन्न है। अतः इनकी तुलना करने से पूर्व, विशेषकर प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में, उन अवस्थाओं तथा परिस्थितियों को देखना पड़ेगा जिनमें से होकर आधुनिक शिक्षा उभर कर आई और अध्यापक की भूमिकाएं परिवर्तित हो गई है। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल करेंगे। थैंक